हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो पिछले वर्षों में पेपर हुए हैं, चाहे वो डीएसएसबी का हो चाहे वो केवी का है, तो उसका सीडीपी जो है चाइल्ड पेडागोजी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल हैं? सीखने के परिणाम को बताती हैं, प्रवेश क्षमता का पता लगाना, सीखने के प्रकार की पहचान करना। तो यहाँ पर क्या चीज़ें सही हो जाएंगी? गतिविधियाँ जो हैं शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्ण जो है सक्रिय चरण में शामिल की गई हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या है शामिल की गई हैं? सीखने के परिणाम को बताती हैं, प्रवेश क्षमता का पता लगाना है और सीखने के प्रकार की पहचान करना है। तो हमारा आंसर ए जो है वो यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। सीखने के परिणाम को बताना, प्रवेश क्षमता का पता लगाना, सीखने के प्रकार की पहचान करना शैक्षणिक चरण के पूर्व की गतिविधियाँ हैं। इसमें शिक्षक कक्षा शिक्षण करने से पूर्व छात्रों की विषय वस्तु और शिक्षण प्रक्रिया के बारे में सूचना एकत्र करता है और निर्णय लेता है। आगे अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा विकसित पाठ योजना के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। तो कौन सा सही है? पाठ योजना के बारे में ये छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाता है। यह शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, केवल पहला और दूसरा जो है वो दोनों मतलब दोनों ही सही हैं। ये छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाता है, दूसरा ये शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है। तो दोनों चीज़ें ही सही हैं। आगे देखते हैं। शिक्षक द्वारा विकसित पाठ योजना छात्रों के हित में भी है और प्रमुखता को भी दर्शाती है तथा ये शिक्षा के शिक्षक दर्शन से संबंधित है। ये दोनों कथन शिक्षक द्वारा विकसित पाठ योजना के बारे में है। अगला है तंग जहाज, यानी कि क्लासरूम है जहां शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंधन करते हैं और बहुत काम निर्देशित रणनीतियों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लासरूम की विचार रखा गया है। तो ये कैसा वातावरण होगा? मतलब जहाँ पर तंग जहाज क्लासरूम है, बहुत छोटी सी क्लासरूम है जहाँ शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखता है, नियमित रूप से दिनचर्या, मतलब वहाँ पर प्रबंधन बहुत क्या है, जबरदस्त है। तो शिथिल कक्षा वातावरण तो ये नहीं होगा, व्यवस्थित होगा। व्यवस्थित जो है नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंध, तो व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण रहेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित शिक्षा का वातावरण एक तंग जहाज रूपी क्लास रूम के समान ही होता है, जहाँ शिक्षक उस उच्च स्तर की संरचना बनाए रखता है, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंधन करते हैं और बहुत कम निर्देशन रणनीतियों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में डैश को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है, तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार संशोधन हुआ है। तो व्यवहार उत्सर्जित व्यवहार, दोनों व्यवहारिक और उत्सर्जित, ना तो व्यवहारिक और ना ही उत्सर्जित। तो हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन, यानी कि व्यवहारिक भी होना चाहिए और उत्सर्जित भी होना चाहिए। मतलब उसने ग्रहण भी किया हो और वो उत्सर्जित भी होना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। जब एक बच्चे के व्यवहार एवं उत्सर्जित व्यवहार को समान रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार क्या संशोधन हुआ। ये किसी घटना पर होने वाली प्रक्रिया को बढ़ाने या कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी है। अगला क्वेश्चन है, डैश आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो क्या बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, क्या चीज़ें, लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए क्या है, बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है। कक्षा का वातावरण, व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षण वातावरण, सीखने के वातावरण को व्यवस्थित रखने में सक्षम होना और खराब कक्षा वातावरण। तो यहाँ पर कक्षा का पर्याप्त वातावरण के लिए क्या होगा, कक्षा का
पर्याप्त वातावरण आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कक्षा का पर्याप्त वातावरण एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन एक शिक्षक को इस वातावरण को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कक्षा का वातावरण अनुरूप, रुचिपूर्ण और रचनात्मक होना चाहिए। इससे बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए उद्देश्यात्मक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो कक्षा का वातावरण जितना अच्छा होगा, बच्चे उतने क्या होंगे, आकर्षित होंगे और पढ़ने में उनको रुचि आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सीखने की योजना में जब बना रहे हैं और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हमको याद रखना चाहिए, पाठ्य योजना की सामग्री पर छात्राओं की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पाठ्य योजनाओं को पहले से निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। तो तार्किक संरचना नहीं होगा यहाँ पर, केवल क्या होना चाहिए यहाँ पर, पाठ्य योजना प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। मतलब जो भी हम लेसन प्लान बनाएं, पाठ्य योजना बनाएं, उसमें छात्र क्या एक्टिविटी करेंगे इसका पूर्ण रूप से क्या उल्लेख करना चाहिए, और जब हम क्लास में जाएं तो उसको करवाना चाहिए। आगे है, एक अच्छे शिक्षक की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक प्रक्रिया को लचीला रखना चाहिए, ताकि अध्यापक पढ़ाते समय छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव कर सकें। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य योजना की सामग्री पर, मतलब जो हम लेसन प्लान लेके जा रहे हैं, बच्चों को देने जा रहे हैं, उस पर छात्रों की क्या प्रतिक्रिया होगी। अगला है, शिक्षा शास्त्र हमें सीखने के लिए क्या बताती है, किस तरह बताती है और कब बताती है। तो किस तरह शिक्षा शास्त्र हमें सीखने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, उनमें से क्या, किस तरह और कब। तो हमारा क्या तो नहीं होगा, किस तरह और कब बतानी चाहिए। तो ये किस तरह हो जाएगा और कब, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी हमें कब और किस तरह से पढ़ाना है, कब और किस तरह से सिखाना है, बताना है, जबकि क्या पढ़ाना है इसका निर्धारण देश, समाज, समुदाय, सांस्कृतिक, धर्म, पर्यावरण आदि की आवश्यकताएं निर्धारित करती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी हमें ये सिखाती कि कब पढ़ाना चाहिए और किस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ यही बताती हैं। बाकी क्या पढ़ाना है ये हमारा देश डिसाइड करेगा, समाज करेगा, समुदाय करेगा, हमारी संस्कृति, धर्म, पर्यावरण, ये सारा आवश्यक निर्धारित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित रखने के परिणाम को शिक्षण का विवरण, सीखने की रणनीति और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण हैं। सबसे पहला है इकाई योजना, यूनिट प्लान, ईयरली प्लान, लेसन प्लान, 5 ईयर तो होगा नहीं, इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेसन प्लान। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जो कि हम क्या है, जिससे इच्छित सीखने के परिणाम, शिक्षण के विवरण, सीखने की रणनीति और गतिविधियों और सीखने के परिणाम के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण है। तो पाठ्य योजना ही होगी। आगे देखते हैं, पाठ्य योजना एक विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें सीखने के इच्छित परिणाम जो है शिक्षणाधिगम, रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण तथा सीखने के परिणामों के आकलन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल रहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी पाठ के शिक्षण अधिगम हेतु उक्त वर्णन को लिखित रूप में प्रस्तुत करना पाठ्य योजना कहलाता है। तो मान के चलिए पाठ्य योजना इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे एग्जाम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे DSSB का जो PRT है उसमें ये पूछा गया है 2019 में। आगे देखते हैं, बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना चाहिए। और दूसरा है कैस्टल का
कैस्टल का इस्तेमाल एक ब्लैक बैकग्राउंड के रूप में करना चाहिए। ना तो एक है ना ही दो है। बच्चों के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक शिक्षक को रंग के माध्यम से कार्यों को जोड़ना और समन्वित करना चाहिए। तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन है, रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, पीआरटी वाले बच्चे हैं, उनको कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हर एक बच्चे, मोस्टली, ऐसे नहीं कह सकते सारे बच्चों को कलर पसंद होगा, लेकिन मोस्टली जो है कलर उनको बहुत पसंद होता है और सिर्फ वो अपनी ड्राइंग से, अपने कलरों के माध्यम से ही क्या है कार्यों को जोड़ना का प्रयास करता है। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले है एक तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है। मतलब ऐसी एक लर्निंग टेक्निक है मे प्रोवाइड एज अ जॉब। सेकंड क्या कह रहा है? तकनीक सीखना हमें रचनात्मक प्रदान करता है। मतलब हमें टेक्निक सीखना चाहिए, हमें नौकरी प्रदान करने के लिए हमें सीखनी चाहिए, बल्कि हमें रचनात्मक बनने के लिए तो ज़्यादातर बेहतर होगा अगर हम रचनात्मक बन गए, मतलब हम उसमें कुशलता बहुत मन से करने लगे तो अपने आप हमको क्या है नौकरी मिल जाएगी। नौकरी की चिंता नहीं करनी है, बल्कि हमको किसकी चिंता? रचनात्मक प्रदान कर सकता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल और केवल। तकनीकी, यहाँ पर जो सही आंसर है वो केवल एक है। तो यहाँ इसको सही कर देते, एक जो है एक तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तकनीकी का ज्ञान हमें नौकरी प्रदान कर सकता है और अपने अंदर रचनात्मक का विकास नहीं कर सकता है। तकनीकी ज्ञान हमारे कार्यों को आसान बना देता है, जिस कारण हमें शारीरिक और मानसिक श्रम नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार जब हम शारीरिक और मानसिक कार्य नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो है रचनात्मक का विकास भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, एक विशेष अनुसंधानात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण सिद्धांत जो है मॉडल का संरचनात्मक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वैचारिक ज्ञान। अनुशात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण जो है वैचारिक ज्ञान होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैचारिक ज्ञान एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण है। सिद्धांत तथा मॉडल और संरचना का ज्ञान देती है। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले है, यह सर्वयूनिट्स के निर्धारण के बाद कार्यवाही के कार्यक्रम की रूपरेखा है। सेकंड है, यह एक विस्तृत योजना है जिसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीति और गतिविधियों के मूल्यांकन उपकरण शामिल हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी। दोनों ही सही हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना अध्यापन से पूर्व बनाई जाती है। पाठ योजना जो है पाठ योजना इकाई योजना के बाद बनाई जाती है। इस प्रकार इकाई पाठ योजना उप इकाइयों के निर्धारण के बाद क्रियाविधि की आउटलाइन होती है, जिसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ और गतिविधियों का मूल्यांकन शामिल है। इस प्रकार इकाई योजना के संदर्भ में दिए गए कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पाठ की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सबसे पहले सीखने के उद्देश्य को तैयार करना, दूसरा है शिक्षण अधिगम रणनीति का चयन करना और तीसरा है शिक्षण गतिविधियों का चयन करना और अनुभव को सीखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले है
करण के बिना दोहराव सीखने को नहीं बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा बहुत प्रभावी नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण के अनुसार सुदृढ़ीकरण या पुनर्वलन के बिना दोहराव सीखने को नहीं बढ़ावा देता है। इसी प्रकार अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा बहुत प्रभावी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो है अनुप्रयोग कौशल द्वारा उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है टू इम्प्लीमेंट, लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण देना, निरीक्षण करना। तो अनुप्रयोग कौशल द्वारा जो है ये शामिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 चारों के चारों जो है वो शामिल हो जाएंगे। तो लागू करना, निरूपण करना, एग्जाम्पल देना, निरीक्षण करना, ये सारे के सारे अनुप्रयोग कौशल का उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन स्किल में यूज़ किए जाते हैं। आगे है अनुप्रयोग कौशल में लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण देना तथा निरीक्षण करना, इन चारों शब्दों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अनुप्रयोग जो है पाठन प्रक्रिया का चौथा और अंतिम चरण है। अनुप्रयोग जिसका अर्थ जो है पठित सामग्री से ग्रहण किए गए विचारों तथा मूल्यों को अपने जीवन में प्रयोग करना है। आगे है वार्षिक योजना, वार्षिक मतलब पूरे साल की योजना, कब यूनिट कौन सी पढ़ाई जाएगी ये वाले। तो वार्षिक योजना बनाते समय विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है उसे शिक्षण के लिए सामग्री और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सीखना, संशोधित करना, परीक्षण, बिल्कुल सही है। वो है इसे प्रत्येक के लिए समय आवंटित करके छुट्टियां भी विचार करना चाहिए। तो छुट्टियां भी ऐड होती हैं किसमें, ईयरली प्लान में। तो यहाँ पर देखते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। तो वार्षिक योजना संपूर्ण पाठ्यक्रम की कई इकाइयों की रूपरेखा या पाठ्यक्रम पूरा करने में आवश्यक समय का निर्धारण है। इनमें एक अध्यापक विषय वस्तु का विश्लेषण करता है, वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, रिवीजन व परीक्षण की योजना बनाता है। मतलब यहाँ पर सिंपल सी ये बात पूछने की कोशिश की गई है कि वार्षिक योजना में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। बस यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो उसको थोड़ा सा घुमा के दिया है, सीधा नहीं दिया गया है। तो इस बात को हमको क्या करना है, हमको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आगे है डिफाइन प्लान, तो प्लान को परिभाषित करना है, किसी विशेष कार्य को शामिल करने वाली गतिविधियां हैं। प्रश्न पूछे हमने आखिरी पाठ में क्या किया। पिछले चरण में सामयिक भाषा का विस्तार और इसे निजीकरण करके गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना। तो प्लान वही होता है जो कि हमारी गतिविधियां हो उसके लिए संदर्भ प्रदान करने का काम करता है। प्रोवाइडिंग ए कॉन्टेक्स्ट फॉर द एक्टिविटी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना प्लान या योजना कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कई प्रकार की योजना का निर्माण किया जाता है, जैसे वार्षिक योजना, मासिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना। आगे है हमें अपनी पाठ योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए। लचीलापन मतलब ऐसा नहीं कि जो हमने पाठ योजना बना दी हमें वही लागू करनी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ सकती है, मान लीजिए क्लास में हम जो डिस्कशन मेथड लेकर गए लेकिन हमको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चली जिसको हम पॉइंट आउट करके भी बता सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने अपनी पाठ योजना में उसको तुरंत ही इमीडिएटली हमने उसको ऐड कर लिया। तो इसको कहते हैं लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए। नंबर 1 है पाठ योजना में लचीलापन एक योजना के कई चीज़ों को शामिल करने की अनुमति दे देता है ताकि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा किया जा सके। आगे लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करके देता है। दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो है केवल 2 ही यहाँ पर क्या है, सही है। लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा। तो एक पाठ योजना में लचीलापन होना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संचालन के दौरान इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।
तो प्रश्नानुसार पाठ में किए गए लचीलेपन के सुनिश्चित करना चाहिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है। तो दीर्घकालीन योजना हमारी इकाई योजना नहीं होगी, पाठ योजना अवधि भी नहीं होगी, हमारी हो जाएगी वार्षिक योजना पूरी, क्योंकि बहुत लंबा समय है। इसको पूरा करने के लिए कोई एक हफ्ता 2 दिन या इस तरह से नहीं लगने वाला, 1 महीना, पूरे 1 साल हमको क्या करना पड़ता है, इसको देना पड़ता है। तो ये क्या है, दीर्घकालीन योजना हुई। वार्षिक योजना को दीर्घकालीन योजना भी बोलते हैं। वार्षिक योजना दीर्घकालीन योजना का ही उदाहरण है। वार्षिक योजना शिक्षण की एक ऐसी दीर्घकालीन योजना है जो विद्यालय में एक पूरे साल के लिए बनाई जाती है। वार्षिक योजना में शिक्षण के संपूर्ण सत्र की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा रखा जाता है। इसमें कब क्या कार्य करने हैं और किन कार्यों को किस सीमा में समाप्त करना है, इन सब बातों का विवरण होता है। वार्षिक योजना अध्यापक को निर्देशन और मार्गदर्शन देती है। आगे आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। तो आवेदन उद्देश्य से यहाँ पर तात्पर्य है, यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। संबंध, भेदभाव, उदाहरण और सामान्यीकरण को देखने की क्षमताओं को विकसित करके यह महसूस किया जाता है। यह किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकताओं को पूरा करके और आंतरिक प्रेरणा को नियोजित करके हासिल किया जाता है। यह याद और मान्यता क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता था। तो आंसर हमारा तात्पर्य आवेदन उद्देश्य से सिर्फ और सिर्फ ये तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। आवेदन उद्देश्य से तात्पर्य है कि यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। आवेदन उद्देश्य यानी कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हमको जल्दी समझ में आ जाता है। तो एक बार जब भी हम क्वेश्चन करें तो हम हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश को भी हमको इग्नोर नहीं करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ते हुए चलना है। तो एप्लीकेशन बेस जो है वो ज्ञान भी होता है, बोध है के बाद जो है तीसरा उद्देश्य है कौन, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, जिसमें तर्क भी आएगी, परिकल्पना भी आएगी और व्याख्या जैसे गुण सम्मिलित होते हैं। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे संज्ञानात्मक डोमेन में कितनी श्रेणियाँ आती हैं। तो संज्ञानात्मक डोमेन में हमारी आती हैं 6। तो 6 जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगी। कौन कौन सी है, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अनुप्रयोग हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया और मूल्यांकन हो गया। आगे देखते हैं मनोचिकित्सक डोमेन में से क्या तात्पर्य है। मनोचिकित्सा मानसिक और शारीरिक कौशल से है, मानसिक और शारीरिक कौशल से है। मनोचिकित्सक डोमेन और मनोचालक पक्ष का संबंध जो है मानसिक या शारीरिक कौशल से होता है। इसके अंतर्गत मांसपेशियां क्रियाओं पर बल दिया जाता है। मनोचालक पक्ष से संबंधित शिक्षक उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने वर्ष 1966 में किया था। आगे है अनुकरण करना, अभिव्यक्ति करना, प्रकटीकरण सीखने में निम्नलिखित में से किस डोमेन से संबंधित है। तो ये संबंधित है मनोचालक से। किससे संबंधित है, मनोचालक से। तो अनुकरण, अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण या स्वाभाविकरण करना, समायोजन आदि सीखने के मनोचालक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनोचालक क्षेत्र का संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण और कौशल के विकास से होता है। ज्ञान उद्देश्य क्या है। तो ज्ञान के उद्देश्य हो जाएंगे हमारे यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। तो ज्ञान उद्देश्य मतलब हमारा जो है नॉलेज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट वाला। हमारी योजनाओं से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं DSSB ने दे रखे हैं। तो सेम हमको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सेम टू सेम नहीं, बस कुछ जो क्वेश्चन है वो जो नेचर है क्वेश्चन का वो इस तरह से ही रहेगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र
यानी कि डोमेन में स्मरण से आप क्या समझते हैं? विचारों और सामग्रियों के मूल्य के बारे में निर्णय लेना, एक नई स्थिति में तन्मयता के अनुजेतित उपयोग में अवधारणा का उपयोग करना, अर्थ अनुवाद, छेपक और व्याख्या को समझना, पहली सीखी गई जानकारी को स्मरण करना और पुनः प्राप्त करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आंसर सारे के सारे लगभग क्या होता है, हमको लगता है कि सारे सही हैं, पर बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे है, अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना ही स्मरण कहलाता है। ब्लूम महोदय ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र के पहले उपभाग यानी कि ज्ञान उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः स्मरण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य से सीखने वाले व्यक्ति की उन प्रक्रियाओं को वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित है। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे? तो उपयुक्त दृष्टिकोण को नहीं, उच्च प्रकार का चिंतन, बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च प्रकार की चिंतन को वो बढ़ाना चाहते थे। तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम उच्च प्रकार के चिंतन को बढ़ाना चाहते थे। डॉक्टर ब्लूम और उनके सहयोगियों ने वर्ष 1956 में शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में किया। फिर उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में डिवाइड किया। तो सबसे पहले उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, फिर ज्ञानात्मक सिर्फ नॉलेज वाले को ही उन्होंने 6 भागों में विश्लेषण कर दिया: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, और फिर है मूल्यांकन। इस आधार पर देखा जाए तो ब्लूम महोदय बच्चों को ज्ञान के निम्न स्तर के चिंतन से लेकर मूल्यांकन के स्तर के चिंतन तक के लिए बढ़ावा देना चाह रहे थे। आगे देखते हैं भावनात्मक क्षेत्र डोमेन में क्या शामिल है। तो भावनात्मक भावनाओं और भावनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि। तो भावनात्मक क्या होंगे हमारे, ये देख लेते हैं कि संबंध, भावों के दृष्टिकोण, मूल्य, संवेगों, मनोवृत्तियों, रुचियों आदि से होता है। भावनात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण सन 1964 में क्रथवाल, ब्लूम और मासिया ने किया था। भावनात्मक क्षेत्र को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और स्वाभाविकरण। तो जिस प्रकार से 6 हमारे ज्ञानात्मक के थे, उसी प्रकार से हमारा ये भावनात्मक जो है उसके अंतर्गत इनको बांटा है: आग्रहण को प्रतिक्रिया में, अनुमूल्यन में और संगठन में और स्वाभाविकरण में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? तो अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है तो केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना, मतलब जो हमारे केंद्रीय शब्द हैं उसको सेम टू सेम ना बता के हम उसको अपने शब्दों में प्रयोग करना है। तो यही हो जाएगा हमारा अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में। आगे है, तो अभी तक हमने देखा था ज़्यादातर जो है एक प्लान एग्ज़ाम में देखने को मिला है। एक डोमेन, नॉलेज और ये वाले जो है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है, इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना। अनुप्रयोग उद्देश्य का उदाहरण है। अनुप्रयोग उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी बोध और स्मरण किए गए तथ्यों, सिद्धांतों, घटनाओं, नियमों आदि का प्रयोग करते हैं। यह ज्ञानात्मक क्षेत्र का तीसरा उद्देश्य है, जिसके पहले ज्ञान और बोध उद्देश्य आते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? तो यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा हो जाएगा, समाज शास्त्र हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र जो है प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है। शिक्षा शास्त्र प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन जो है शिक्षा शास्त्र
कहलाता है। इसमें अध्ययन की शैली या नीतियों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधियों का उद्देश्य समझना हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? समझाना है। शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण क्या हो जाएगा? समझाना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को समझना है। ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अधिगम स्थायी होता है और उसमें रचनात्मक क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। आगे देखते हैं, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना है, सही नहीं पूछा है। अध्यापन में यह भावना निहित होती है कि कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है। आगे, अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक विशेष संबंध होता है। अध्यापक शिक्षा की एक आवश्यक शर्त है, बिल्कुल शर्त है, परंतु पर्याप्त नहीं। ये भी सही है। आगे देखते हैं, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यता सीखते ही हैं। तो अनिवार्यता सीख है, ये जरूरी नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही नहीं है। तो अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यता सीखते ही हैं, यह कथन अध्यापन के विषय में सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी अध्यापन बच्चों की आवश्यकताओं, अभिक्षमताओं, योग्यताओं, रुचि, मनोवृत्ति के अनुरूप न होने के कारण वे नहीं सीख पाते। आगे है, जॉयस तथा मार्शवेल ने विभिन्न उपलब्ध अध्ययन प्रारूपों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उनमें से एक नहीं है? तो यहाँ पर व्यक्तित्व वर्ण हो जाएगा, व्यवहार रूपांतरण वर्ग भी है, सूचना पराक्रम वर्ग है, तो उदार अधिगम वर्ग नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ब्रूस आर जॉयस तथा मार्शवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा है। सबसे पहले अंतः प्रक्रिया वर्ग, सूचना, व्यक्तित्व, व्यवहार रूपांतर वर्ग। तो अंतः प्रक्रिया, सूचना प्रक्रमण, व्यक्तित्व वर्ग और व्यवहार रूपांतरण वर्ग, इनमें ही बांटा है। तो उदार वाला नहीं होगा यहाँ पर। आगे, यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं, जैसे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण के सही क्रम चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ज्ञान होगा, फिर उसके बाद समझ होगा, अनुप्रयोग होगा। तो जिस प्रकार से दिए हैं ये सारे के सारे, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या है? सही दिए गए हैं। पहले ज्ञान ही होगा, फिर इस ज्ञान को समझेगा, समझने के बाद वो अनुप्रयोग करेगा, अनुप्रयोग के बाद वो विश्लेषण कर पाएगा, विश्लेषण के बाद संश्लेषण कर पाएगा, संश्लेषण के बाद वो मूल्यांकन कर पाएगा, और ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ये क्या है? सही है। यही क्रम है, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण बिल्कुल है, तुलना और संक्षिप्तीकरण ये भी है, सामान्यीकरण ये भी है, आकलन और मूल्यांकन नहीं है। तो हार्वर्ड ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना का निर्माण 5 पदों में किया है, जो हार्वर्ड 5 पद प्रणाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये 5 पद निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रस्तावना यानी कि तैयारी, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण, प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण, प्रयोग। ब्लूम के अनुसार
ब्लूम के अनुक्रम में कौशल से जुड़ा कौन सा है? कौशल जो हो जाएगा, संज्ञानात्मक डोमेन सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक डोमेन, प्रभावी डोमेन और मनोविज्ञान तीनों से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न जो है संबंधित है? क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है? तो ये वाला जो है समावेशन संश्लेषण है। कौन सा है? समावेशन संश्लेषण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से प्रश्न जो है समावेशन से संबंधित है। समावेशन में विभिन्न तत्वों तथा भागों को क्रमबद्ध करके उसके समग्र रचना का सम्मिलित होता है। प्रभावी डोमेन में किस स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रभावी डोमेन में उपयुक्त में से किसी भी स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान नहीं बनाया जाता है। प्रभावी डोमेन के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भावों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, संवेगों, मनोवृत्तियों, रुचियों आदि से होता है। इसलिए हम डोमेन में संक्षिप्त ज्ञान पर बल नहीं दिया जा सकता है। आगे सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, अपने विद्यार्थियों से शैक्षणिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती हैं। इसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वो दृढ़ हो, परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती हैं। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती है जो उचित हो, परंतु बच्चे अवमानित अनुभव ना करें। तो ये हो जाएगा उन्मुक्त। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्मुक्त क्या है? यहाँ पर सही ऑप्शन है। उन्मुक्त वातावरण वाली कक्षा में शिक्षक एक सर्वमान्य बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है। इसका शैक्षणिक पर कठोर नियंत्रण नहीं होता है, वरन वह उसकी जरूरतों व समस्याओं को समझकर उनका मार्गदर्शन करते हुए शिक्षण कार्य संपादित करता है। आगे है तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन करेंगे। आगे है उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। तो यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो समझ से है। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। तो समझ से है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संबंधित नहीं है। तत्कालिक और पर्याप्त होते हैं, व्यापक और सामान्य होते हैं। तो यही बी ऑप्शन यहाँ से जो है संबंधित नहीं है। बाकी उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। उद्देश्य संभावित उपलब्धियों के साथ बिंदु होते हैं। ये सारे सही हैं। आगे देखते हैं, बस यहीं तक करते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन जो है हम अगले उसमें करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी को PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ले सकता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।